गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मस्की सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रकाश का ध्रुवण यानी अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, उसके बारे में डिटेल से बातें की थी और फिर ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। उसके बारे में दोबारा देखना चाहो तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन जिस तल में मौजूद होते हैं विथ प्रकाश संचरण की दिशा के साथ, यानी जैसे ये प्रकाश संचरण की दिशा है, इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं, जिसको समतल ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं। तो ये एक्स, मान लिया एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये वाला जो तल है बोर्ड तल, इसको बोलते हैं कंपन तल, कंपन तल, ठीक बात। और इसके परपेंडिकुलर तल जो बच गया, उसके परपेंडिकुलर जो तल होगा उसको बोलेंगे क्या, ध्रुवण तल। परपेंडिकुलर कौन सा बच गया, इसके परपेंडिकुलर आप बनाने की कोशिश करो तो ये डायग्राम किताब में अच्छे से देख लेना, बाकी पता होना चाहिए ध्रुव तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है, ज़रा इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। डायग्राम की ये वाला तल यानी इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस को आगे बढ़ाओगे प्रकाश संचरण की दिशा ये, तो इस तल में बोर्ड के लंबवत वाले तल में शून्य कंपन है ना, प्रकाश संचरण विद्युत क्षेत्र के शून्य कंपन है ना, तो इसको कहते हैं ध्रुवण तल। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण तल, यानी जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र के कंपन शून्य हो उनको कहते हैं, उस तल को कहते हैं ध्रुवण तल, और जिसमें हो उसको कहते हैं कंपन तल, ठीक। आज पढ़ेंगे कि किस किस विधि द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदला जा सकता है, ठीक है। तो उसकी एक विधि है, आपकी बुक में दे रखी है, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा और द्वितीय अपवर्तन द्वारा। तो ये लास्ट विधि अपन पहले पढ़ते हैं, यही मेन यही है, ये समझ में आ जाएगी तो वो भी आ जाएगी, है ना। ये पहले पढ़ते हैं, वो पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। द्वितीय अपवर्तन द्वारा ध्रुवण यानी कोई एक ऐसा मेटल होगा जिसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस मेटल, सॉरी मेटल नहीं, पदार्थ, मेटल तो नहीं बोल सकते, पदार्थ, जिसमें आप अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाओ तो वो पदार्थ उस अध्रुवित प्रकाश को दो भागों में यानी दो प्रकाश किरणों के रूप में अपवर्तित कर देता है। वो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, एक तो कैल्साइट क्रिस्टल होता है और एक आइसलैंड, या कैल्साइट क्रिस्टल बोल दो या आइसलैंड स्पार। कैल्साइट क्रिस्टल, क्रिस्टल लिख लेना इसके आगे, कैल्साइट या आइसलैंड स्पार। इसको केमिस्ट्री में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप 11th केमिस्ट्री में पढ़ के भी आए हो इसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका पता चला था सन 1828 के आसपास, यानी इसके द्वारा जो आप क्रिस्टल ले रहे हो, इनके द्वारा निकोल नाम के एक वैज्ञानिक ने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलने की कोशिश किया, बदला था, ठीक है। इस कैल्साइट क्रिस्टल के पीस को इस तरह से कर लेते हैं, ये समुद्र से जो लहरें बनती है ना समुद्री किनारों पे, बार बार पानी आता है जाता है, वहाँ जमा हो जाता है स्पार। केमिस्ट्री शब्द ये आइसलैंड स्पार, केमिस्ट्री कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो उसकी शेप कुछ इस तरह से लेते हैं, बनाते हैं। 2D में दिखा रहा हूँ, वो था 3D है, उसकी भी समझने की कोशिश करेंगे अपन 3D रूप में। इसकी एक फलक है, वैसे ये 6 फलक का होता है, 6 फलक होती है इसमें। इसकी एक फलक है जिसमें ये एंगल 109 डिग्री, ये वाला एंगल 71 डिग्री, इस तरह से एडजस्ट करते हैं।
जिसको कैल्साइट क्रिस्टल्स को स्पीसीज में बनाते हैं। ये 6 पैरेललोग्राम से बना है, 6 पैरेललोग्राम, यानी छह पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। एक पैरेललोग्राम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कौन सा, इधर वाला, ये वाला, चौथा इसके इधर वाला, और पांचवा ये वाला, और छठा ये 6 पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज आकार में इस क्रिस्टल को इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर ये एंगल ये पॉइंट पे ऐसे है जिसमें ये एंगल 109 डिग्री, ये वाला एंगल भी 109 डिग्री और ये वाला एंगल भी 109 डिग्री। इसके सामने ये वाला पॉइंट जहाँ पे इसके विपरीत ये वाला पॉइंट, इसमें ये एंगल 109 डिग्री, ये एंगल 109 डिग्री, ये एंगल भी 109 डिग्री। फिर उसका एक फलक ये उठा लिया जिसमें ये एंगल 109 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल 180 होना चाहिए। ये 109 डिग्री तो ये 71, यानी इनका योग टोटल 180 होना चाहिए, है ना। तो एक फलक की बात करेंगे, ठीक है। ये 3 डायमेंशन मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक। इसमें इसकी शेप भी इस तरह से रखते हैं कि यानी घीस के काट के चाकू से इस क्रिस्टल को या किसी भी तरीके से इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए और इन दोनों का योग भी, यानी ये 71 होगा और ये 109 यानी 109 डिग्री। इनका योग भी कितना होना चाहिए, 180, टोटल 360। यानी ये समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने वाली ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके सामने वाली भुजा ये इसके बराबर होगी। ये एक फलक की बात है, ठीक बात। जब इस पर आप अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश जब आपतित करवाते हो, ये हुआ अध्रुवित प्रकाश, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, जिसके विद्युत क्षेत्र कंपन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इन मोर डायरेक्शन टू सिमेट्रिकल प्रकाश संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर सभी संभव दिशा में अध्रुवित प्रकाश विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करते हैं। यानी इस अध्रुवित प्रकाश इस दिशा में भी, इस अध्रुवित प्रकाश को जब इस क्रिस्टल पर आपतित करवाए तो ये इसके परपेंडिकुलर एविलम ड्रॉ किया, तो ये अध्रुवित प्रकाश 2 प्रकाशों में विभक्त हो जाता है, 2 प्रकाशों में विभक्त हो जाता है। इसमें देखो जैसे ये परपेंडिकुलर है, इसमें एक एक्सिस तो सीधी गई, ठीक है, और एक एक्सिस थोड़ी ऐसे डेविएट हो गई, यानी एक्सिस क्या, प्रकाश किरण, यानी एक प्रकाश किरण इस दिशा में, एक इस दिशा में। ये इसके अंदर वाइब्रेशंस बजते हैं उस तल में जिसमें प्रकाश, उस तल में यानी ये बोर्ड तल में, प्लेन पेपर में, पेपर पे आप बनाते हो तो पेपर के तल में वाइब्रेशंस बजते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के कंपन किस दिशा में होंगे, यदि एक्स है तो ये ऊपर वाली वाई, तो इस तल में होंगे, यानी जिसमें आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें नहीं होंगे, यानी जिसमें इसका संचरण हो रहा है उसी तल में रहे। और इसमें वाइब्रेशंस रहते हैं
परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत किसके, प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत तो होते ही हैं और उसके साथ साथ बोर्ड तल के भी अभिलंबवत या प्लेन पेपर तल के भी अभिलंबवत। जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम प्लेन पेपर पे कर रहे हो तो पेपर की अभिलंबवत, बोर्ड पे कर रहे हो तो बोर्ड की। समझ गए होंगे आप। ये भी ध्रुवित प्रकाश है, ये भी ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, यानी इस तरह से द्विअपवर्तन विधि, इसको बोलते हैं द्विअपवर्तन विधि, यानी 2 बार अपवर्तन हो गया, उस विधि द्वारा यहाँ पर प्रकाश प्राप्त कर लिया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश है और इसको आप आगे बढ़ाओगे यानी ये भी थोड़ी डेविड तो होगी। यहाँ मान लो ये अभिलंब है, ये अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगा, वो सॉरी, इसमें तो जिस तल में आप ड्रॉ कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, इस तरह से इस विधि द्वारा आप क्या कर सकते हो, 2 समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें प्राप्त कर सकते हो। इसमें यह ध्यान और रखें कि आप जिस इंसिडेंट एंगल पे यानी आई पे यदि आपतित करवा रहे हो तो ये वाली प्रकाश किरण आई पे ही क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी लगभग ये एंगल बराबर रहते हैं। तो अब ये अलग अलग हैं तो इनको बोलते भी हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको बोलते हैं ओनली ऑर्डिनरी रे यानी ओ किरण। ये साधारण किरण एक तरीके से, सॉरी असाधारण है, साधारण बताऊंगा क्यों अलग अलग नाम दिया। और ये है साधारण किरण। यानी इसका अपवर्तन उसी तरह से होता है जिस तरह से कांच की स्लेब में आप अपवर्तन कराते हो। कांच की स्लेब किस तरह से, मान लो ये कांच की स्लेब थी और इस पर आपने प्रकाश आपतित करवाया, वो प्रकाश विरल से संघन में आया तो विलंब की ओर फिर वापस मुड़ गया। इसको आप आगे बढ़ाए तो ये पैरेलल, यानी ये दोनों आप ये सीधी बढ़ाने वाले, ये दोनों आपस में क्या रहती है, पैरेलल रहती है ना, समांतर। तो इसी तरह से इसमें भी ये वाली एक तरीके से उस तरह से अपवर्तित हुई है जिस तरह से आप ग्लास स्लेब में अपवर्तन करवाते हो, ग्लास स्लेब में अपवर्तन कराते हो, उस तरह से अपवर्तित हुई है। अब इसके लिए देखो आप यदि बिंब प्रतिबिंब देखना चाहोगे, यानी यहाँ पे ये क्रिस्टल लिया आपने, है ना, एक समांतर चतुर्भुज फलक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और नीचे कोई वस्तु रख दी, उसको आप इस क्रिस्टल में से देखना चाह रहे हो तो आपको उसके 2 प्रतिबिंब दिखेंगे। 2 क्यों दिखेंगे? क्योंकि प्रकाश किरणें 2 जगह जा रही, यानी उससे आने वाली प्रकाश किरणें, उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें उस क्रिस्टल से होती आएंगी और आपकी आंखों पे 2 जगह से आती हुई आपतित होंगी। समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसमें 2 प्रतिबिंब बनेंगे, एक प्रतिबिंब इस किरण के द्वारा, एक प्रतिबिंब इस किरण के द्वारा। जब आप उसको रोटेट कराओगे तो एक प्रतिबिंब उसमें स्थिर रहेगा, दूसरा प्रतिबिंब उसके अराउंड चारों ओर घूमेगा जैसे जैसे क्रिस्टल को घुमाओगे।
जैसे जैसे इस एंगल को परिवर्तित करोगे उस तरह से घूमेगा। तो इस तरह से दो प्रतिबिंब बने, तो इसको असाधारण प्रतिबिंब, इस किरण से बनने वाले को असाधारण प्रतिबिंब और इससे बनने वाले को साधारण प्रतिबिंब कहेंगे। ये जो स्थिर रहेगा वो इससे बनेगा। क्यों? जिस तरह ग्लास की स्लेब से आप देखोगे तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ग्लास की स्लेब को घुमाते रहो वो प्रतिबिंब हिलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो साथ साथ घूमता है और ये एक जगह रहता है। इसका मतलब इसका अपवर्तन उसी तरह से हुआ है जिस तरह से ग्लास की स्लेब से होता है ना। तो इसको आप कह सकते हो इस किरण से बनने वाले प्रतिबिंब को साधारण प्रतिबिंब कहते हैं और इससे बनने वाले प्रतिबिंब को असाधारण प्रतिबिंब कहते हैं। ये आप नीचे बातें लिख सकते हो, बाकी अपनी बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ लेना। ये विधि हुई द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। इस पर फिर एक इस क्रिस्टल से बनाई गई निकोल प्रिज्म, यानी एक डिवाइस बनाएगी जिसके माध्यम से अपन ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे, पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करेंगे। वो निकोल नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाई थी, तो उसके नाम पे रख दिया गया निकोल प्रिज्म। तो अगला पढ़ते हैं निकोल प्रिज्म। वो एक और देख लो, जो विलम ड्रॉ किया उसको प्रकाशिका अक्ष बोलते हैं ना। आगे देखो, हाँ निकोल प्रिज्म। निकोल नाम के एक साइंटिस्ट ने कैल्साइट क्रिस्टल की एक निकोल प्रिज्म बनाई। दो प्रिज्मों को एक तरीके से दो प्रिज्मों को जोड़ के एक डिवाइस बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने निकोल प्रिज्म। उसकी चर्चा करते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद साथ साथ में थ्योरी लिखाऊंगा। आपको कैसे लिखना, ऊपर निकोल प्रिज्म, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, फिर कार्य विधि, है ना, बाद में ऐसे पॉइंट लगा के लिखना, लास्ट में प्रिंसिपल यानी सिद्धांत लिख देना। तो मैं थ्योरी में बता दूंगा आपको। देखो अभी कैल्साइट क्रिस्टल, जो अभी डायग्राम बनाया वो एक बार वापस बना रहा हूँ। ये कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक, इसका ये एंगल 109 डिग्री, ये एंगल 71 डिग्री। उन्होंने क्या किया, इस क्रिस्टल को काटा, काट के या घिसा, किसी सतह पे रख के घिस के ये एंगल कर दिया 112 डिग्री और ये रख दिया 68 डिग्री। यानी ये जितना बढ़ाया ये उतना कम कर दिया। 180 टोटल रहना चाहिए ना। वो क्यों किया, वो देख उसका बताऊंगा मैं, ऐसा क्यों किया। उसको मैं ऐसे बना दूं, या इसको डॉटेड से दिखाओ, क्योंकि फाइनल तो ये इमेज बनाई, फाइनल तो ये संरचना रखी थी ना, इसको डॉटेड से दिखा दो। ठीक, इसी तरह से ये अभी ये एंगल कितना हो गया, 112 यानी 112 डिग्री। ऐसे इसी तरह से इस एंगल को बढ़ाया। इस एंगल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घिस के काटना पड़ेगा ना। यहां से इसको डॉटेड से दिखाओ पहले, क्योंकि फाइनल इमेज तो बाद में बनेगी। फाइनल जो आकृति रखी उसको तो डार्क से रखेंगे। ये एंगल कितना हो गया, 112 डिग्री। ये कितना बचा, 68 डिग्री। और टोटल ये वाला टोटल कितना है, टोटल है 71 डिग्री। यानी टोटल तो है 71 डिग्री और अंदर जो बचा ये कितना है, 68 डिग्री। ठीक है,
इस तरह से शेप बना के उन्होंने इसको बीच से काट दिया। तो एक प्रिज्म, वैसे 3 डायमेंशनल है तो प्रिज्म बन गई एक, यानी ऐसे काटा या काटा, वहाँ पे 90 बना, यहाँ पर भी 90, तो एक प्रिज्म पार्टी हो गया, एक प्रिज्म का पार्टी हो गया। समझ रहे हो ना भाई? काटोगे तो क्या बनना है? प्रिज्म बन जाएगी ना। आप कोशिश करना, चलो ये देखो कुछ इस तरह से है। आप इसको ऐसे काट दोगे, ऐसे काट दोगे तो प्रिज्म सीधी बन जाएगी। अरे भाई इतना सा सोच के देखो, इसको इतना काटोगे तो लास्ट तक काटोगे तो प्रिज्म बन जाएगी ना, एक साइड से 2 प्रिज्म बन जाएंगी। तो इनको काट के अलग अलग किया, फिर उसको एक पारदर्शी लिक्विड से जोड़ दिया। पारदर्शी लिक्विड से जोड़ा, इस तरह से काट के एक पारदर्शी लिक्विड से जोड़ दिया, जिसका नाम दे दिया, वो पारदर्शी लिक्विड था कनाडा बाल्सम। सीमेंट की तरह होता है जो चिपकाता है इनको। तो इनको दोनों पीसेज को जो किस टाइप के थे, हाँ प्रिज्म जैसे थे, उनको काट के आपस में वापस मिला दिया। ये केवल काट के इसलिए जोड़ा, पागल नहीं था वो, अपवर्तनांक अलग करने के लिए, यानी कनाडा बाल्सम सीमेंट जैसे जोड़ने के काम आती है ना, ऐसे ये पदार्थ है तो इसको सीमेंट पारदर्शी होता है। और ये क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल। खुद कौन है ये? कैल्साइट क्रिस्टल। इसके साथ साथ इसमें कुछ इसकी लेंथ है ऐसे रखी कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की तीसरा हिस्सा हो, यानी लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना रखी, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना रखी। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। जो जो मैंने बताया वो इसकी थ्योरी लिखी। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे? अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाएंगे, यानी यहाँ से इस सरफेस पे अध्रुवित प्रकाश आपतित हो। अध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखा दो, यानी इस तल में भी वाइब्रेशंस है, इस तल में भी है। ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। ठीक, अब ये पदार्थ की प्रकृति ऐसी है, भाई मेरे ऊपर लाइट आएगी, मैं उसको तो 2 भागों में बांट दूंगा। बोलो बांट दे, इसने 2 भागों में बांट दी। एक प्रकाश किरण इस तरह से गई जिनके वाइब्रेशंस इसी तल में थे, बोर्ड तल में थे। दूसरी यानी जिस एंगल पे आपतित हुई है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दिया है ना, वीडियो को पॉज करके देख लो। इसमें ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है? अध्रुवित प्रकाश को अपवर्तित करके 2 भागों में विभक्त कर देता है, जिसका एक का नाम ई किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और एक का ओ किरण नाम रख दिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन इसी तल में होंगे, यानी बोर्ड तल के अंदर ही रहेंगे, और इसमें बोर्ड तल के परपेंडिकुलर होंगे, यानी 2 भागों में बैठ गए। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन बोर्ड तल में थे वो इस एक्सिस ऐसे जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर थे वो इस तरह से विभक्त हो जाएंगे, है ना। यानी इसकी प्रॉपर्टी है कि 2 भागों में, अपवर्तन के बाद 2 भागों में प्रकाश किरणों को विभक्त कर देता है। अब यहाँ पर ये कैल्साइट क्रिस्टल इस प्रकाश के लिए तो अलग अपवर्तनांक रखेगा, इस प्रकाश किरण के लिए अलग अपवर्तनांक रखेगा। ई किरण के लिए इसका अपवर्तनांक रहेगा
यानी म्यू ई किरण के लिए अपूर्णांक 1.468 किसका, कैल्साइट क्रिस्टल का। और निकोल प्रिज्म के लिए में जो कनाडा बाल्सम सीमेंट रख रखी है यूसी, उसका अपूर्णांक 1.55 दोनों प्रकाश किरणों के लिए। इसका अपूर्णांक मटेरियल है कनाडा बाल्सम सीमेंट जिसका अपूर्णांक 1.55। ठीक, ओ किरण के लिए यूओ अपूर्णांक रहेगा 1.68 समथिंग, 68 यहाँ आएगा 7 या 5, 1.685 देख लेना, यहाँ तक लिख लेना चाहिए 1.68। अब यहाँ पे अलग अलग अपूर्णांक, यानी ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपूर्णांक, कैल्साइट क्रिस्टल का अपूर्णांक 1.685 और सी किरण के कनाडा बाल्सम सीमेंट का 1.55 और ई किरण के लिए 1.468। अब ये कैल्साइट क्रिस्टल में चलती हुई ई किरण कनाडा बाल्सम सीमेंट में पहुंची, तो ये हुआ विरल माध्यम, ये हुआ सघन माध्यम, तो ये इससे अपवर्तित होते हुए बाहर निकल जाएगी इस तरह से, जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगी। और इसके कंपन किस में रहेंगे, इसी बोर्ड तल में रहेंगे, है ना। बात करते हैं ओ किरण की। ओ किरण ऑर्डिनरी है, ये इस तरह से यहाँ से अपवर्तित होकर इस कनाडा बाल्सम सीमेंट पर आपतित होगी। इस समय इस ओ किरण का अपवर्तनांक 1.685 है और ई किरण का कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 है। इसका मतलब कैल्साइट क्रिस्टल तो हुआ सघन माध्यम, कनाडा बाल्सम सीमेंट हुई विरल माध्यम, और इसके साथ ये इसके क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। कौन, ओ किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने की वजह से ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इस तरह से। यानी यहाँ पे क्रांतिक कोण आप निकालो तो ये होता है 68 अप्रोक्सीमेट, और ये 69 समथिंग इस पे आपतित होती है कौन, ओ किरण। तो उसका क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन हो रहा है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद इसके एक सरफेस को डार्क कर दिया जाता है, कृष्णिका बोलते हैं जिसको। क्यों, क्योंकि इस किरण को आप अब्जॉर्ब करना चाहते हो, इसको चाहते ही नहीं कि बाहर ये निकले। इसके लिए यहाँ पे ब्लैक पॉलिश कर दी जाती है, जो ब्लैक रंग आपको पता ही है अवशोषण अच्छा करता है प्रकाश का, तो इसका अवशोषण हो जाता है और ये आपको एक इस डिवाइस द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। आप चाहो तो इसको भी प्राप्त कर सकते हो, ब्लैक पॉलिश हटा दो, इसको भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको समतल ध्रुवित प्रकाश चाहिए ना, तो ये इस तरह से नहीं तो मिल जाएगा ना। हाँ, इधर भी पॉलिश कर सकते हो, इधर से चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो समतल ध्रुवित प्रकाश। क्रांतिक कोण आपको निकालना आता ही है, पीछे निकाल के देख के आए हो, है ना। साइन सी बराबर 1/μ, साइन सी बराबर 1/μ। ये अपने निर्वात या वायु के लिए रखा था उसका अपूर्णांक बट्टा जिस सघन माध्यम का अपूर्णांक, यहाँ पे यानी विरल माध्यम का अपूर्णांक 1 लिया था, तो यहाँ पे विरल माध्यम कौन है, ये, इसका अपूर्णांक ऊपर रख देंगे 1 की जगह, यहाँ पे वायु नहीं है ना, तो साइन सी बराबर 1.55 बट्टा 1.685। यहाँ से साइन सी बराबर कुछ आएगा 0.9 समथिंग आएगा, देख लेना करके। फिर तो सी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.9 समथिंग, यानी साइन इनवर्स 1 का मान, साइन इनवर्स 1 आ जाए तो 90 डिग्री होता है ना। तो ये देखो साइन का जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है एंगल में तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है, यानी साइन 0 डिग्री 0, साइन फिर 30 1/2, इस तरह से 1/√2, आगे √3/2, फिर 1, है ना। कोण के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये 1 के जस्ट पास है तो कोण 90 डिग्री के पास ही आएगा, तो वो आता है 69, सी का मान 68 69 समथिंग, सी 68 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान 68 है, ये 69 पे आपतित होती है लगभग, था ना। तो ये आपको समझने के लिए था, इस थ्योरी में नहीं लिखना है, पीछे की बात है।
हाँ, तो आज की क्लास इतनी रहेगी। निकोल प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th केमिस्ट्री में भी है, आगे बीएससी में भी पढ़ोगे आप, और 12th में तो है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पॉइंट के साथ इसकी थ्योरी लिखनी है आपको, डायग्राम बनाना है। पहले निकोल प्रिज्म करता क्या है वो लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर उसका संरचना लिखनी है, फिर कार्यविधि लिखनी है, बाद में इसका सिद्धांत लिखना है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। पढ़ते रहे, खुश रहे। जय माँ सरस्वती।